हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डॉकनेट पर। तो जो यहाँ पर आज जो हम अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीव और समष्टि। 4 अध्याय हैं जो एक इकाई के अंतर्गत आते हैं और उस इकाई का नाम है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो आज हम ये अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं इस इकाई का। इकोलॉजी इकाई का नाम है, इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, जिसका अध्याय पहला है, जिसका नाम है जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लेक्चर नंबर है पहला आज। सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इस अध्याय का परिचय देखेंगे, पर्यावरणीय कारक देखेंगे, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया देखेंगे। ये हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले और लास्ट में आएगा क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए, इस अध्याय के बारे में पढ़ने से पहले हमें इस इकाई जो है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी, जिसका नाम है इकोलॉजी, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अध्याय हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस इकाई के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। भैया इस इकाई का मीनिंग क्या है, ये पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये रूम है जिसमें मैं खड़ा हूँ। ठीक है, इस रूम में मैं खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ? सजीव हूँ कि निर्जीव हूँ? आप सीधा बोलेंगे सर आप सजीव हैं। ठीक है, मैं सजीव हूँ। और भी अगर कोई लोग बैठा दे यहाँ पर, जैसे डाउटनेट वाले भैया बैठा दिए है ना, जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब कुछ बैठा दिए, और सूक्ष्म जीव तो मिल ही रहे हैं, है ना, यानी कुल मिलाकर सजीव मिल रहे हैं इस रूम में। हाँ मिल रहे हैं। ये क्या है सर? ये निर्जीव है। ये पेन क्या है? निर्जीव है। ये चेंजर क्या है? निर्जीव है। ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है। कैमरा क्या है? निर्जीव है। लाइट क्या है? निर्जीव है। एसी क्या है? निर्जीव है। टीवी क्या है? निर्जीव है। कंप्यूटर क्या है? निर्जीव है। ये सारी चीजें क्या है सर? निर्जीव है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस रूम में सजीव और निर्जीव मिल रहे हैं। ऐसा क्षेत्र जो होता है, इस एरिया को, इस क्षेत्र को, इस जगह को बोला जाएगा पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र, इकोसिस्टम। सिंपल मीनिंग समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? तो ये जो क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? पारितंत्र बोलेंगे। और इस पारितंत्र में क्या मिल रहे हैं सर? 2 चीजें मिल रही हैं, सजीव और निर्जीव मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं सजीव, क्या इस निर्जीव की मदद ले रहा हूं? क्या मैं इसके साथ कोई संबंध दिखा रहा हूं? हाँ लिख रहा हूं। इसकी मदद ले रहा हूं, इससे आगे बढ़ा रहा हूं। ये स्लाइड मैंने आगे बढ़ा दी है। क्या मैं कैमरे की मदद ले रहा हूं? बिल्कुल ले रहा हूं। यानी सजीव का निर्जीव के साथ कोई संबंध है? जी हाँ, इसके साथ संबंध है, बिल्कुल है। और इसी संबंध का अध्ययन जो होता है, इसी संबंध का जो अध्ययन होता है, उसी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 वर्ड समझ में आए होंगे कि पारिस्थितिकी और पारितंत्र 2 अलग अलग चीजें हैं। पारिस्थितिकी और पारितंत्र 2 अलग अलग चीजें हैं। पारितंत्र का मतलब क्या होता है? वो जगह होती है, वो क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग मिलते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है? पारितंत्र। और लिविंग जो होते हैं वो नॉन लिविंग के साथ संबंध दिखाते हैं। उन्हीं संबंधों का अध्ययन जो होता है, स्टडी जो होती है, वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी। बेटा जहां लॉजी आ जाए, स्टडी, बायोलॉजी स्टडी, जूलॉजी स्टडी, है ना, तो लॉजी जहां पर आ जाए, स्टडी यानी अध्ययन। तो किसका अध्ययन? सजीवों का निर्जीवों के साथ जो संबंध है, उसका अध्ययन क्या कहला रहा है? इकोलॉजी। डन, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब बात आ रही है सर ये इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बेटा इकोलॉजी शब्द जो था इन्होंने दिया था। ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम है हैकल। हैकल ने क्या दिया था? शब्द दिया था। क्या शब्द दिया था? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी के जनक किसको कहा जाएगा? इनको, ये कौन है? ओडम। ओडम, इनको क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, फादर बोला जाता है। किसका? इकोलॉजी का। यानी इकोलॉजी का अध्ययन जो था सर्वव्यापी, सर्वरूप से सबसे ज्यादा सर्वप्रथम इन्होंने किया था। किन्होंने? आपके ओडम। ठीक है, और फाइनली इससे प्रश्न पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में ये है, ये कौन? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन? रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा। इनको बोला जाता है भारतीय इकोलॉजी के जनक। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे ये रामदेव मिश्रा, और बहुत ही व्यापक स्तर पर इंडिया में इन्होंने इकोलॉजी का अध्ययन किया था। तो ये 3 वैज्ञानिकों का नाम आपने याद रखना है कि इकोलॉजी शब्द कौन? इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी जो शब्द जो है वो किसने दिया था? हैकल ने। पारिस्थितिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ओडम। और भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? रामदेव मिश्रा। क्या ये सिंपल सी बात समझ में आएगी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चले आगे, चले। तो ये तो रही बात, अभी अध्याय स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ इस इकाई के बारे में मीनिंग समझा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी के प्रकार। अभी अध्याय अभी भी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी जो होती है इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, और एक होता है सम पारिस्थितिकी। 2 प्रकार की पारिस्थितिकी है। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। सर क्या होती है? बहुत सीधे तरीके से समझाता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये जो 4 अध्याय जो आप पढ़ने वाले हैं ना इस इकाई के, ये कई बच्चों को बोरिंग लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, होते हैं, लेकिन बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। देख नीट क्लियर करना है तो देख पढ़ना तो पड़ेगा, जोश तो जगाना पड़ेगा। अगर तेरे को बोरिंग भी लगता है, पढ़ना तो पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। सो स्व पारिस्थितिकी की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या होती है, और सम पारिस्थितिकी की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। मैं हूं एक जीव, एक जाति का एक जीव। क्या बोला मैंने? एक जाति का एक
जीव हूं, भाई हम मनुष्य एक जाति है ना, मैं एक जीव हूं, आप भी एक जीव हो, है ना। तो एक जाति का एक जीव जब अपने अजैविक कारक यानी वातावरण, वातावरण मतलब वायु है, प्रकाश है, ये सब कुछ किस में आ रहा है, मेरे आसपास के वातावरण में आ रहा है, यानी ये सब कुछ क्या है, अजैविक कारक, निर्जीव है। भाई प्रकाश, जल, स्थल, ये सब कुछ क्या है, सब निर्जीव है। क्या मैं इसको वातावरण नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। यानी अजैविक कारक निर्जीव, या तो निर्जीव बोल दीजिए या अजैविक बोल दीजिए। जितने भी अजैविक कारक हैं, जितने भी निर्जीव हैं, वो किस में आ रहे हैं, वातावरण में ही तो आ रहे हैं। तो एक जीव का अपने वातावरण के साथ जो संबंध होएगा, उस संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्वपारिस्थितिकी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैंने बोला इस रूम में मैं हूं और मैं इसके साथ कुछ संबंध दिखा रहा हूं। एक जाति का एक जीव अपने वातावरण के साथ संबंध दिखा रहा है, क्या कहलाएगा, स्वपारिस्थितिकी। अब मैंने बोला कई जीव अलग अलग जाति के कई जीव। ठीक है, अब जरा इमेजिन करिए, अलग अलग जाति के कई जीव हैं। जैसे इस रूम में मैं हूं, मैंने बंदर भी बैठा दिया, मैंने कुत्ता भी बैठा दिया, मैंने बिल्ली भी बैठा दिया। अब जरा सोचिए, अलग अलग जाति, कुत्ता अलग जाति, बिल्ली अलग जाति है, कई जीव हैं, हाँ जी, और उनका अपने वातावरण के साथ जो संबंध होएगा, उस संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, समपारिस्थितिकी। बताओ बच्चों वाली चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक जीव का अपने वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्वपारिस्थितिकी। कई अलग अलग जीवों का अपने वातावरण के साथ संबंध क्या कहलाएगा, समपारिस्थितिकी। खत्म, सिंपल। चलें आगे, आइए अब हम बात करने वाले हैं बेटा पारिस्थितिकी के भाग। अभी हमने क्या देखा था, पारिस्थितिकी के प्रकार, अब हम देखने वाले हैं पारिस्थितिकी के भाग। ठीक है, पारिस्थितिकी किससे बनी हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पारिस्थितिकी के भाग पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं पदानुक्रम। पारिस्थितिकी पदानुक्रम। सर ये पारिस्थितिकी पदानुक्रम क्या होता है? 11वीं कक्षा में जब आप आते हैं, 11वीं कक्षा में जब आप पढ़ते हैं तो एक आपका सबसे पहला अध्याय है जीव जगत। वहां पर एक टॉपिक आता है वर्ग की पदानुक्रम, याद आ रहा है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, याद आ रहा है? ये होता है क्या, वर्ग की पदानुक्रम। यानी जीवों को बांटा हमने, अलग अलग पद में बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, वो क्या कहलाता है, आपका पदानुक्रम कहलाता है। जैसे कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक, ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलकर एक जीव बनाते हैं। ये क्या है, कोशिकीय पदानुक्रम या जैविक पदानुक्रम कहलाता है। यानी पदानुक्रम का मतलब क्या था, अलग अलग पद में बांटना। ठीक है, अब यहां पर पारिस्थितिकी के जो भाग जो होंगे, हम उसको एक क्रम में बांटेंगे। यही है ना, हेडिंग क्या है, पारिस्थितिकी के भाग। यानी जो भी पारिस्थितिकी के भाग होंगे हम उनको एक क्रम में बांटेंगे, और वो क्रम क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी पदानुक्रम। अब कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है व्यष्टि। देखिए नीचे सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब एक जीव। सोचिए, क्या एक जीव, मैं पारिस्थितिकी का भाग हूं? सोचो, हूं कि नहीं हूं ना? भाई मैं कौन हूं, सजीव हूं, और सजीव किसका भाग होता है, पारिस्थितिकी का। तो एक जीव बोल दीजिए, एक जीव या एक जाति का जीव क्या है, व्यष्टि है। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैं हूं एक जीव, हाँ हूं, बिल्कुल, और एक जीव तो मैं हूं। ऐसे मेरे जैसे मनुष्य कई और भी हैं कि नहीं है? तो क्या मेरे जैसे और जैसे आप मिलकर क्या बना रहे, जनसंख्या नहीं बना रहे ना? तो क्या व्यष्टि, एक व्यष्टि मतलब एक जीव को हमने क्या बोला है, व्यष्टि। मैं कौन हूं, व्यष्टि। मेरे जैसे और मनुष्य मिलकर क्या कहलाएंगे, समष्टि। यानी मेरी क्या बन रही है, जनसंख्या बन रही है। सोचिए बहुत सिंपल तरीके से, भाई मैं कौन, एक मनुष्य हूं, हाँ, क्या बोला, मैं कौन हूं, व्यष्टि। अब मेरे जैसे और भी कई मनुष्य हैं, हाँ है, आपको, हम सब मिलकर क्या बना रहे, जनसंख्या बना रहे, उसको हमने बोला समष्टि। बिल्कुल सीधा सा। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, सोच समझ कर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताएं, मनुष्यों की क्या मिलती है, समष्टि मिलती है। हाँ, सिर्फ मनुष्यों की समष्टि मिल रही है किस पृथ्वी पर, कुत्तों की समष्टि नहीं मिल रही, कुत्तों की जनसंख्या नहीं मिल रही, बिल्ली की नहीं मिल रही, घोड़े की नहीं मिल रही। यानी अलग अलग क्या मिल रही है, समष्टियां मिल रही है कि नहीं मिल रही? जरा सोचिए, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल से बताता हूं। इस रूम में मैं अकेला हूं, यानी मैं हूं एक व्यष्टि। इस रूम में मेरे जैसे और कई मनुष्य हैं, यानी क्या मिल रही है, समष्टि। इस रूम में कई मनुष्य मिल रहे हैं, कई कुत्ते मिल रहे हैं, कई बिल्लियां मिल रही हैं, यानी कई क्या मिल रही है, समष्टियां मिल रही है, और वो मिलकर बनाती है समुदाय। क्या बनाती है, समुदाय बनाती है। तो समुदाय किससे बना हुआ है, कई प्रकार की समष्टियों से। समष्टि किससे बनी हुई है, एक जीव से। बताइए समझ में आ गया? अब जरा इमेजिन करिए, समुदाय किससे बना हुआ है, अलग अलग जातियों से। बोल सकता हूं, अलग अलग जातियों से क्या बना हुआ है, समुदाय। कईयों को ये समझ में नहीं आता, बहुत सीधा सा, भाई मैं कौन, व्यष्टि। मेरे जैसे और मनुष्य कौन, मनुष्यों की समष्टि। मनुष्यों की समष्टि, कुत्तों की समष्टि, बिल्लियों की समष्टि, हर जीव की समष्टि मिलकर क्या कहलाएगी, समुदाय। अब समुदाय किससे बना हुआ है सर, सजीवों से। समुदाय किससे बना हुआ है सर, सजीवों से। अलग अलग प्रकार के सजीव मिल रहे हैं, ठीक है। अब जरा इमेजिन करें, एक सजीव इस जगह पर मिल रहा है, क्या इस जगह पर समुदाय मिल रहा है? इमेजिन करें, इस रूम में कई सारे मनुष्य हैं, कई सारी बिल्लियां हैं, कई सारे कुत्ते हैं, कई सारे घोड़े हैं, कई सारे गधे हैं, सब कुछ है। ठीक है, कहां पर, इस रूम में। इमेजिन करना, इस घर में। ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, समुदाय मिल रहा है। समुदाय यानी सजीव मिल रहे हैं। क्या इस रूम में सिर्फ सजीव मिल रहे हैं, निर्जीव नहीं मिल रहे हैं ना? तो सजीव और निर्जीव मिलकर क्या कहलाएंगे, पारितंत्र। अभी मैंने आपको बताया था पारितंत्र किससे बना होता है, सजीवों से और निर्जीवों से। तो पारितंत्र किससे बना हुआ है सर, समुदाय प्लस निर्जीव जो है, जितने भी निर्जीव है एक जगह पर, समुदाय यानी सजीव, अलग अलग प्रकार की जातियां, प्लस निर्जीव मिलकर क्या कहलाएंगे,
पारितंत्र, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रूम एक पारितंत्र है? बिल्कुल है। इसमें कई मनुष्य मिल रहे हैं, यहां पर मान लो, इमेजिन कर लो, कई अलग अलग प्रकार की जातियां मिल रही है, यानी एक पारितंत्र है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, दो उदाहरण मैं आपसे पूछ रहा हूं, समुद्र क्या एक पारितंत्र है? इमेजिन करो, है कि नहीं है? हाँ सर है। समुद्र में मछलियां मिल रही हैं, जलीय जीव मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। जल क्या है? निर्जीव। जल क्या है? निर्जीव। और उसमें मिलने वाले जीव क्या कहला रहे हैं? समुदाय कहला रहे हैं, है ना। तो ये मिलकर क्या कहला रहे हैं? पारितंत्र, यानी समुद्र एक पारितंत्र है, बिल्कुल। पानी की एक बूंद पारितंत्र है, इमेजिन करो, पानी की एक बूंद है क्या? हाँ है। पानी की एक बूंद कैसे बनी हुई है? जल से, और उस बूंद में सूक्ष्म जीव हैं। जी हाँ, सूक्ष्म जीव है। तो पानी की एक बूंद भी पारितंत्र है और समुद्र भी पारितंत्र है। याद रखना है, बड़े बड़े पारितंत्र जो होते हैं, बड़े बड़े पारितंत्र, बड़े बड़े समुद्र हो गए, मरुस्थल हो गए, ये बड़े बड़े पारितंत्र जो होते हैं उनको हम बोलते हैं जीवोम या बायोम। कौन? बड़े पारितंत्र, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या भारत में समुद्र है? हाँ है, बड़ा पारितंत्र है। भारत में मरुस्थल है? हाँ है। भारत में वर्षा वन है? हाँ है। वन है कि नहीं? हाँ है। वो सारे क्या है? वायु है। अब जरा सोचिए, क्या भारत में ही है क्या सिर्फ मरुस्थल? क्या भारत में ही है क्या सिर्फ समुद्र? क्या भारत में ही है क्या सिर्फ वन? नहीं, पूरे पृथ्वी पर है। तो पूरे पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े पारितंत्र है, वो सब मिलकर, जितना भी जल मिल रहा है, जितने भी समुद्र मिल रहे हैं इस पृथ्वी पर, सारे मिलकर क्या कहलाएंगे? जल मंडल। जितने भी स्थल मिल रहा है इस पृथ्वी पर, जिसमें वन है, स्थल है, सब मिलकर क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। जितना भी वायु मिल रही है, वो मिलकर क्या कहलाएगी? वायुमंडल। यानी जितने भी मंडल मिल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े पारितंत्र मिल रहे हैं, सबको मिला दो, क्या बनेगा? जैव मंडल बनेगा। तो ये है पूरा पदानुक्रम किस चीज का भैया? हमारे पारिस्थितिकी का। ये सारे भाग हैं किसके? ये सारे के सारे भाग हैं किसके? पारिस्थितिकी के। एक क्रम में हमने देखे, एक जीव व्यष्टि, उस जीव का समूह समष्टि, अलग अलग जीवों का समूह समुदाय, समुदाय निर्जीवों के साथ मिल रहे हैं एक जगह पर पारितंत्र, बड़े पारितंत्र जीवों, सारे पारितंत्र को जोड़ दिया जैव मंडल। देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये है कौन? एक जीव। कौन है ये? व्यष्टि, है ना। एक जीव है व्यष्टि। ये कौन है सर? ये समष्टि है। जरा सोचिए, एक बाघ, एक है ना बाघ, एक है व्यष्टि, एक जीव। अब उसी बाघ का एक समूह जो मिल रहा है, वो क्या कहला रहा है? समष्टि, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जरा दिमाग लगाइए, ये चीज समझ में आ गई। अब इमेजिन करें, ये क्या है? सोचिए सर, यहाँ पर बाघ भी है, हिरण भी है, और आपके हाथी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, और साथ साथ मिट्टी भी है, पानी भी है। ये सारा क्या कहला रहा है? मिट्टी पानी को अगर साइड में रख दे तो ये सारे क्या कहला रहे हैं? जीवों की अगर बात करूं, समुदाय है या नहीं? अलग अलग जीवों की संख्या मिल रही है, क्या कहलाएगा? समुदाय। समुदाय। अब समुदाय जिस जगह पर मिल रहा है, वहां पर क्या क्या मिल रहा है? निर्जीव भी मिल रहा है, और निर्जीव और सजीव मिलकर क्या कहलाएंगे? पारितंत्र कहलाएंगे। भैया यहाँ पर प्रकाश भी है, जल भी है, वायु भी है, और साथ साथ मृदा भी है, तापमान भी है, और साथ साथ सजीव भी मिल रहे हैं। वो इस जगह का क्या कहलाएगा? पारितंत्र। बड़े बड़े पारितंत्रों को हम क्या बोलते हैं? ये बड़े बड़े पारितंत्र वन जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? जीवोम या बायोम, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने बोल दिया सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? आपका जैव मंडल, जिसमें वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, और स्थल मंडल भी है। ये सारे मंडल मिलकर क्या कहलाएंगे? आपके जैव मंडल। तो इस तरीके से हम पारिस्थितिकी पदानुक्रम की बातें करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पर। हाँ जी, इस चीज को हम एक बार एक ही बार में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिविजुअल, यानी एक व्यष्टि, मिलकर क्या बनाई? समष्टि, मिलकर क्या बनाया? अलग 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 जाति के जीव, समुदाय, समुदाय निर्जीवों के साथ मिलेंगे, क्या बनेगा? इकोसिस्टम, पारितंत्र। बड़े बड़े पारितंत्र, बायोम, बायोम किस पर मिल रहे हैं? सारे बायोम इस पृथ्वी पर क्या कहला रहे हैं? जैव मंडल, बायोस्फीयर। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा जी यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में पारितंत्र का मीनिंग समझ में आ गया। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र का हालांकि अलग अध्याय है। हमने बोला दो चीजें मिलकर पारितंत्र बना रही है, या पारिस्थितिकी के दो भाग थे जो आपस में क्रिया कर रहे थे, एक सजीव और एक निर्जीव, है ना। अजैविक और जैविक कारक। सजीव को हम क्या बोलेंगे? जैविक कारक। और निर्जीव को हम क्या बोलेंगे? अजैविक कारक। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको और देख लेते हैं। हम यहाँ पर अजैविक कारक पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में ना एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है, जीव और इसका पर्यावरण। सर क्या मतलब होता है? ये लाइन कई बार समझ में नहीं आती हमारी यहाँ पर जो लिखी होती है। देखिए, क्या मैं इंडिविजुअल, क्या मैं एक जीव के आधार पर, पहले इसको हटा देता हूं मैं, देखना पहले मेरी तरफ देखना, क्या मैं एक जीव हूं? हाँ, क्या मैं अपने स्तर पर, एक जीव के स्तर पर कोई क्रिया कर रहा हूं? सोचिए, इमेजिन करिए, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? क्या ये मेरी क्रिया है या नहीं है? क्या ये मेरा फंक्शन है या नहीं है ना। अब जरा सोचिए, क्या ये मेरा कार्य है? हाँ। तो अगर मैं जैविक स्तर पर अगर देखता हूं, एक जीव के स्तर पर देखता हूं, एक जीव के स्तर पर, तो वो जीव कर क्या रहा है? सर वो क्रिया कर रहा है। कार्य किए का मतलब क्रिया कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। किसमें? अपनी पारिस्थितिकी में। क्या उसका कोई काम है कि नहीं है? जरा सोचिए, मेरा कोई काम है कि नहीं है? क्या मेरा कोई निश्चित काम है? कोई मेरी क्रियाशीलता है कि नहीं है? हाँ, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा था। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने की बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। अब ये जो लाइन है ना, थोड़ी सी भारी पड़ती है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं, देखिएगा। क्या मैं एक जीव हूं? हाँ। क्या मैं जैविक स्तर पर, यानी एक सजीव के स्तर पर, एक जैविक का मतलब एक सजीव के स्तर पर क्या मैं कोई कार्य कर रहा हूं? हाँ सर, मैं कार्य कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। किसमें? अपनी पारिस्थितिकी। और क्या मेरे अंदर बदलाव आते हैं? कई बार जब बच्चा नहीं पढ़ता तो गुस्सा आता है, कई बार जब बच्चा पढ़ता है तो खुशी होती है ना, मजाक भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यानी क्या मैं अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करता हूं? हाँ, बिल्कुल अनुकूलित करने की कोशिश करता हूं। तो हर जीव का अपने पर्यावरण में एक निश्चित क्रिया होती है, हर जीव की एक पारिस्थितिकी में एक निश्चित क्रिया होती है, और वो क्रिया बदलती रहती है।
अपने आप में अनुकूलन किया जाता है, अपने आप में बदलाव लाया जाता है, टाइम टू टाइम बदलाव लाया जाता है, अपने आप को अनुकूलित किया जाता है। ठंडी हुई तो कपड़े पहन लिए, हीटर जला लिया, गर्मी हुई तो कूलर चला लिया, एसी चला लिया, अरे पंखा चला लिया। जरा सोचिए कि आपने आपको अनुकूलित किया है नहीं किया ना। तो हर जीव का अपने वातावरण में एक निश्चित कार्य होता है, वो है ये लाइफ। ठीक है, देखिए जरा, क्या ये एक जीव एक कार्य कर रहा है? भैया इसको गर्मी लग रही थी, पानी में गया और कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा, अपने आप को अनुकूलित कर रहा है। गर्मी लग रही थी, पानी में गया और थोड़ा सा ठंडक ले ली। इसको देखो, क्या इसको खुजली हो रही थी? हो रही थी। क्या इसने क्या किया? खुजलाया? हाँ खुजलाया। क्या ये अपने पर्यावरण में, अपने वातावरण में कोई क्रिया कर रहा है? हाँ कर रहा है। अपने आप को अनुकूलित कर रहा है। सोचिए, खुजली हो रही है और कह रहा है हाँ मजे आ रहे, नहीं ना, हटाएगा ना, खुजली हो रही है। तो जरा सोचिए, ये भी तो कार्य कर रहा है। तो बस सीधा सा मीनिंग था, क्या कोई भी जीव अपने पर्यावरण में क्या करता है? एक निश्चित क्रिया करता है, और वो क्रिया इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने आप को अनुकूलित कर सके। सिंपल सा था। चले आगे। अब बात करने वाले बेटा जी यहाँ पर हम पर्यावरणीय कारक, हमने बोला भैया हमारे पर्यावरणीय कारक जो है या हमारे पारिस्थितिकीय जो कारक जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है जैविक और एक है अजैविक। एक है जैविक कारक और एक है अजैविक कारक। सबसे पहले हम यहाँ पर अजैविक कारक पढ़ेंगे, जिसमें हम तापमान पढ़ेंगे, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? तापमान की, जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश की, जिसमें हम बात करेंगे जल की, जिसमें हम बात करेंगे मृदा की। ये चार हम अजैविक कारक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और जैविक कारक इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पादप आ जाते हैं, जिसमें आपके जंतु आ जाते हैं और जिसमें आपके सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। सोचिए, इस पृथ्वी पर तीन ही प्रकार के तो जीव मिल रहे हैं, पादप मिल रहे हैं, जंतु मिल रहे हैं और सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं। जैविक कारक के सजीव हैं, ये अजैविक कारक के निर्जीव हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? अजैविक कारक। और अजैविक कारक में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी मेरे भाई? अजैविक कारक में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तापमान की। ठीक है, बहुत सीधा ध्यान से सुनिएगा। क्या तापमान हमारे लिए जरूरी है? क्या एक निश्चित तापमान हमें चाहिए होता है? हाँ बिल्कुल चाहिए होता है। याद रखना, हमारी एनसीईआरटी में बोलते हैं ये एक प्रासंगिक कारक होता है। कैसा कारक है ये? प्रासंगिक कारक है। सर प्रासंगिक कारक का मतलब जिसके बिना जीना असंभव है, जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं हो, ऐसे कारकों को हम क्या बोलते हैं? प्रासंगिक कारक बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला कि तापमान एक प्रासंगिक कारक है, ऐसा क्यों बोल दिया? देखिए समझना, इसको छोटी सी बात को फील करना, समझना। देखिए मैं जिंदा हूं, हाँ क्यों हूं? मेरे अंदर जिंदगी कैसे है? जीवन कहाँ है? मेरे अंदर, मेरी कोशिकाओं में। कोशिकाओं में कहाँ है जीवन? सर कोशिकाओं के अंदर जो भी कार्य चल रहे हैं ना, जितने भी कार्य चल रहे हैं, श्वसन चल रहा है, पाचन चल रहा है, उत्सर्जन चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है मेरे अंदर, वो सारी मेरी जीवन की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये क्रिया करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। भाई मैं अगर लिख रहा हूं तो मेरी क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। बोल रहा हूं ऊर्जा। हर कार्य करने में क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा खर्च हो रही है। सर ये ऊर्जा कहां से बनती है? बेटा ऊर्जा बनती है एक प्रक्रिया से जिसका नाम होता है श्वसन। ध्यान से सुनना, ऊर्जा जो बनती है एक प्रक्रिया से जिसका नाम होता है श्वसन। श्वसन क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना? नहीं, वो तो संवातन होता है, श्वास बोला जाता है जिसको। श्वसन क्या होता है? श्वसन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ते हैं। तोड़ दिया और तोड़ने से क्या मिलती है? ऊर्जा। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है? ऊर्जा की इकाई होती है। इतना तो जानते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ा था, है ना? तो मैंने बोला क्या चाहिए मेरे को? कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, श्वसन मेन इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोचिए, श्वसन में हम कर क्या रहे थे? सर हम श्वसन में ग्लूकोज को तोड़े थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जल निकला और क्या बनी है? ऊर्जा। ये काम कहां हो रहा था? सर कोशिका में हो रहा था। कोशिका में ये जो काम हो रहा था इसमें क्या लग रहे थे? सर एंजाइम। क्या यूज में आ रहे थे? एंजाइम आ रहे थे। और ये जो एंजाइम होते हैं ना भैया, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं ये बहुत मामूली सी मात्रा में चाहिए होते हैं। ध्यान से सुनना, एंजाइम बहुत मामूली सी मात्रा में चाहिए होते हैं और ये एक निश्चित इष्टतम तापमान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी हर एंजाइम जो होता है वो एक निश्चित तापमान पर कार्य करता है। जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। तो हमारे शरीर के एंजाइम कितने डिग्री पर काम करते हैं? 37, है ना? अब इमेजिन करें, श्वसन प्रक्रिया में काम करने वाले एंजाइम एक निश्चित तापमान पर कार्य कर रहे थे, 37 डिग्री पर। ठीक है, अब इमेजिन करें, जरा सोचिए, मेरे शरीर के बाहर बड़ी गर्मी हो रही है, बाहर बहुत ज्यादा प्रकाश है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है वातावरण का, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? शरीर पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब शरीर पर जब प्रभाव पड़ेगा तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, 37 से 38, 38 से 39, 39 से 40 अगर बढ़ रहा है तो भैया मेरे तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम एक निश्चित तापमान पर काम करते हैं। तो शरीर का तापमान अगर बढ़ता जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे तो श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो मैं खत्म, शरीर खत्म। तो जरा सोचिए, क्या ये एक तापमान एक प्रासंगिक कारक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो हर कार्य करने के लिए हमारे शरीर को एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, इसलिए हम तापमान को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कारक, एक प्रासंगिक कारक। ठीक है, अब बात आ रही है सर क्या तापमान बदलता है? क्या तापमान इस पृथ्वी पर बदलता है? तो मैं बोलूंगा यस, ऋतुओं के अनुसार तापमान बदलता है। सोचिए, क्या मैंने सही कहा या नहीं किया? क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला? सोचिए, ऋतुओं के अनुसार तापमान बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है ना। अब जरा सोचिए, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जरा देखना। सर ये ऋतु कैसे बदल जाती है? कभी ग्रीष्म ऋतु है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बसंत का मौसम है। सर ये ऋतुएं कैसे बदल रही है? तो तापमान बदल रहा है। सर तापमान बदल, आप तो बोल रहे हो ऋतुएं आती हैं जिस वजह से तापमान बदलता है, उधर बोल रहे हो तापमान बदलता है इसलिए ऋतुएं बदलती है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है।
तापमान में परिवर्तन कर दो तो ऋतुओं में परिवर्तन आ जाएगा। सोचिए, तापमान बढ़ा दिया तो गर्मी हो जाएगी, तापमान कम कर दिया तो सर्दी हो जाएगी, तो ऋतुएं बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? ऋतुएं क्यों बदल रही है? क्योंकि तापमान बदल रहा है। तापमान क्यों बदल रहा है? क्योंकि ऋतुएं बदल रही है। सर फाइनली बताइए हो क्या रहा है? देखिए देखिए, हमारी जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी, इस पृथ्वी को हम बांटते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से एक रेखा पास होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। इक्वेटर होता है, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक, इधर है उत्तर नॉर्थ, इधर है दक्षिण साउथ, उत्तर दक्षिण। ठीक है, जब हम 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, या 20 डिग्री दक्षिण की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये क्षेत्र जो होता है यानी भूमध्य रेखा से, ये जो रेखा है कौन सी? भूमध्य रेखा, ये वाली भूमध्य रेखा से जब हम 20 डिग्री उत्तर की तरफ गए या 20 डिग्री दक्षिण की तरफ गए, तो ये जो जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सर ये वाला क्या है बेटा? ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। बस फर्क इतना सा है कि ये क्षेत्र दक्षिण की तरफ है, ये क्षेत्र उत्तर की तरफ है, बस। ठीक है सर। सर अब आप 20 डिग्री से 40 डिग्री गए उत्तर की तरफ, 20 डिग्री से 40 डिग्री गए आप दक्षिण की तरफ, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है उपोष्ण क्षेत्र। यहां नहीं लिख रहा हूं, सेम टू सेम, ये भी उपोष्ण, ये भी उपोष्ण। ठीक है, फिर आप 40 डिग्री से 60 डिग्री गए, यहां भी आप 40 डिग्री से 60 डिग्री गए, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण, ठीक है, समझ में आ गया। और फाइनली 60 से 80 डिग्री, 60 से 80 डिग्री ये पूरा क्षेत्र, इसे बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। लो जी, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, भूगोल भी पढ़ लिया। ठीक है, ये भी ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र, सेम टू सेम। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ एक तरफ लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, सेम टू सेम इधर भी होता है। डन, इतनी सी बात समझ में आई? सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले फटाफट इंग्लिश में बता दूं। चलो इंग्लिश में बताने से पहले एक बार मैं एक कांसेप्ट बता दूं, ध्यान से देखना। ये है बेटा जी हमारा सूरज देवता, प्रणाम करें। और इस सूर्य देवता से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। और सबसे ज्यादा प्रकाश, सबसे ज्यादा प्रकाश, सबसे ज्यादा किधर की तरफ आता है मेरे भाई? इन क्षेत्रों में आता है, भूमध्य रेखा की तरफ आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकाश। और धीरे धीरे ये प्रकाश कम होता जाता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे कम प्रकाश किधर पहुंचेगा? सब ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर सबसे कम प्रकाश पहुंचेगा तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा वर्ष भर क्या रहती है? ठंडक रहती है, बर्फ रहती है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पर मिलता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यहाँ पर कभी ठंडी नहीं होती, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ठंडी नहीं होती कभी, यहाँ पर कभी गर्मी नहीं होती। तो तापमान कहां पर बदलेगा? ये जो दो क्षेत्र जो होते हैं, ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में तापमान बदलता है, क्योंकि ये दो क्षेत्र ठंडक और गर्मी के बीच में मिल रहे हैं। यहाँ पर ऋतुएं ज्यादा बदलती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तापमान क्यों बदल रहा है? प्रकाश के कारण। आया समझ में? याद रखना कि तापमान क्यों बदल रहा है? प्रकाश जहां ज्यादा वहां पर तापमान ज्यादा, जहां कम वहां पर कम तापमान। सिंपल सा था। अब सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, उपोष्ण को हम बोलते हैं इंग्लिश में उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट, और ध्रुवीय को हम बोलते हैं पोलर। तो इंग्लिश में भी लिख दिया टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। ठीक है, सो ये चीज आपने याद रखनी। अब यहां पर एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा, क्या? अक्षांश। अक्षांश, सॉरी अक्षांश, अक्षांश कर दिया, श और सा की गलती कई बार हो जाती है। अक्षांश, हाँ जी, इसको अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। सर ये तो ज्योग्राफी आ गया मेरे भाई, मैंने कहा था आपसे इस चैप्टर में है ऐसी चीजें। अक्षांश क्या होता है? भूमध्य रेखा से दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। भूला कहां से? भूमध्य रेखा से दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अब जरा सोचिए, मैंने क्या बोला? मैं भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तर गया, कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय। मैं भूमध्य रेखा से 60 डिग्री दक्षिण में गया, कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण क्षेत्र। यानी भूमध्य रेखा से जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है तापमान में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा तापमान कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? सोचो, एक सिंपल सी बात, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा यानी भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी, तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बताइए, इतनी सी बात थी, समझानी थी, बताइए समझ में आ गई? क्लियर है? सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखना। देखिए बेटा, यहाँ पर एक बिंदु आपको समझाना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ही बड़ी रेंज के तापमान को झेल लेते हैं। आप बोलेंगे क्या? रुकिए बता रहा हूं। कई ऐसे जीव होते हैं जो व्यापक परास, व्यापक परास या व्यापक परास बोल दीजिए, या व्यापक परास
को झेल लेते हैं। अभी समझाऊंगा। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं पृथुजा तापी। क्या बोला बेटा? ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? पृथुजा तापी। हाँ सही लिखा है, ठीक है। हाँ सही लिखा है, पृथुजा तापी। हाँ ठीक है, इनको हम पृथुजा तापी बोलते हैं। यूरी थर्मल बोलते हैं। देखिए ये वो चैप्टर है जिसको अगर मैं भगाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको आराम से समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। दूसरा बिंदु, कम परास को झेलते हैं, इनको हम बोलते हैं तनुतापी, ठीक है। स्टीनोथर्मल। अब सर मीनिंग क्या है ये भी समझाइए। ये तो चलो आपने लिख दिया, मीनिंग क्या है देखिए। मैंने बोला एक जीव है जो 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के तापमान में रह सकता है। 20 डिग्री तापमान में भी रह रहा है, 30 में भी रह रहा है, 40 में भी रह रहा है, 50 में भी रह रहा है, 60 में भी रह रहा है ना? और एक जीव जो 20 से 25 डिग्री के तापमान में रह रहा है। तो सोचिए कौन सा जीव है जो बहुत बड़े अंतर जो है तापमान का उसको झेल सकता है। ये ना ऐसे जीव जो बहुत ज्यादा अंतर होएगा तापमान का उसको झेल लेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? पृथुजा तापी। व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा। परास मतलब डिफरेंस, बड़े डिफरेंस जो मिल रहा है यहाँ पर, बड़ा डिफरेंस मिल रहा है किसका? तापमान का। इसको झेलने वाले जीव क्या कहलाएंगे? पृथुजा तापी। जो बड़े डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस कैसा है? कम डिफरेंस को ही झेलते हैं, उनको हम बोलते हैं तनुतापी। सिंपल सा मीनिंग था, ठीक है। सो हम किस में आते हैं? पृथुजा तापी में आ जाते हैं, और जो सरीसर्प जो होते हैं आपके वो इनमें आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा था। ये हमारा पहला कारक था जिसका नाम था तापमान। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहाँ पर पहला कारक था हमारा तापमान, दूसरा है हमारा, अच्छा एक और चीज अभी आगे बढ़ने से पहले, दूसरा जो है कारक उसको पढ़ने से पहले जरा देखिएगा। क्या आपको ये ध्रुवीय क्षेत्र दिख रहे हैं? ये ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर कभी भी नहीं जाता है प्रकाश, जिसकी वजह से बर्फ रहती है, ठीक है। ये मरुस्थल है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर हमेशा तापमान बढ़ा रहता है। तो ये कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय में आ जाएंगे। ये वाले किस में आ जाएंगे? ध्रुवीय। भाई यही तो बताया, ये वाले ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ रहेगी और यहाँ पर हमेशा तापमान ज्यादा रहेगा, तो ये किस में आ जाएंगे? ध्रुवीय क्षेत्र में। और ये किस में आ जाएंगे? आपके क्या बोलते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएंगे, ट्रॉपिकल रीजन में, जो मरुस्थल जो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। ये जो चीज जो मैं यहाँ पर लेकर आया इसको समझना। देखिए मैंने आपको बोला कि ऐसे जीव जो बहुत ही ज्यादा तापमान का जो डिफरेंस होता है उनको झेल लेते हैं पृथुजा तापी, जो बहुत कम डिफरेंस का तापमान होता है उनको झेलते हैं, उनको हम बोलते हैं तनुतापी। अब एक और प्रकार के जीव ना बोलकर मैं बोलूंगा कुछ ऐसे जीव जो अत्यधिक तापमान जहां पर मिलता है, देखिएगा ये वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र, यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा मिल रहा है, 100 डिग्री से ज्यादा मिलता है, 100 डिग्री से ज्यादा तापमान यहाँ पर मिल रहा है भाई। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये गर्म पानी के झरने तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पर ये पानी है जहां पर पानी उबल रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है यहाँ पर जीव बहुत कम मिलते हैं। मेनली कौन मिलते हैं? सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। थोड़ा सा एक और चीज होती है यहाँ पर, इस बात को समझना पड़ेगा। ये मैं क्यों लेकर आया हूं? देखिए ये है आपके पृथुजा तापी जो डिफरेंस जो है तापमान का उसको झेल लेते हैं, और ये है आपके तनुतापी। सिर्फ समझाने के लिए था। ये कौन है? स्तनधारी है। यहाँ पर लिख दूं मैं? लो यहाँ पर मैंने पृथुजा तापी में उदाहरण लिख दिया। पूछेंगे कौन होते हैं? स्तनधारी जो होते हैं, जैसे हम हो गए, मवेशी हो गए, गाय भैंस बकरी ये हो गए। तनुतापी ये कौन से होते हैं? जो कहां पर मिलते हैं? बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, जहां पर बर्फ होती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना था, ये पृथुजा तापी, और ये जो है ये तनुतापी। ये सील है। कौन है बेटा? इसको हम बोलते हैं सील। ज्यादा डिफरेंस को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है, तनुतापी होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर, और अब दूसरा कारक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जल, ठीक है। सेकंड कारक जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं जल की। तो सबसे पहला बिंदु जल में बहुत सीधा सीधा, इस पृथ्वी पर जल कितना मिल रहा है? इस पृथ्वी पर जल कितना मिल रहा है? तो मैं बोलूंगा इस पृथ्वी पर 70% क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। सिंपल शब्दों में पृथ्वी पर 70% क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। इस जल की आवश्यकता किसको है? पादपों को है या नहीं? सोचिए, क्या पादपों को जल की आवश्यकता है? क्या प्लांट्स को जल चाहिए? किस लिए चाहिए? सोचिए, इमेजिन करिए, क्या पादपों को उत्पादकता अगर बढ़ानी है, पादपों की जो उत्पादकता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? जल पर। अगर जल मिलेगा तो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण, है भाई। जल मिलेगा तो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है? जल चाहिए होता है, तभी तो उनकी उत्पादकता बढ़ती है, तभी तो वो उत्पाद बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, भोजन बनाएंगे, है ना। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, सिंपल सा था। अब बात आ रही है, अगर पादपों को जल ना मिले, पादपों को अगर जल ना मिले तो क्या होंगे? सर या तो मर जाएंगे। मैंने कहा मर जाएंगे, या अपने अंदर अनुकूलन करेंगे। या तो मर जाएंगे या क्या करेंगे? अनुकूलित करेंगे अपने आप को, अपने अंदर अनुकूलन लेकर आएंगे। जैसे जरा सोचिए, अपने आप को अनुकूलित करेंगे। जैसे जरा सोचिए, मरुस्थल में नहीं होते पादप,
सोचिए, क्या मरुस्थल में पादप नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दिमाग लगाए, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सा कारक? जल की बात करने वाले हैं। हमने जल में सीधा सीधा बोला पृथ्वी पर 70% क्या है? जल है। जल किसको चाहिए? पादप और जंतु दोनों को चाहिए। पहले हम पादपों की बात करें। पादपों को जल क्यों चाहिए? ताकि वो क्या कर सके? प्रकाश संश्लेषण कर सके। प्रकाश संश्लेषण करेंगे तभी तो क्या पैदा करेंगे? उत्पाद पैदा करेंगे। अगर पादपों को जल ना मिले तो दो कंडीशन है, या तो वो मर जाएंगे या अपने अंदर अनुकूलन पैदा करेंगे, अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे। किस तरीके का अनुकूलन? जैसे मरुस्थल में जो पादप मिलते हैं उनमें पत्तियां जो होती है वो कांटों में बदल जाती है। पता है, मरुस्थल में जो पादप मिलते हैं उनकी पत्तियां किसमें बदल जाती है? कांटों में। अपने अंदर अनुकूलन लेकर आए हैं। ठीक, तो ये तो हमने पादपों में देखा। अब सर बात करते हैं जंतुओं की। क्या जंतुओं को, प्राणियों को जल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जल ही तो जीवन है। बोलते कि नहीं बोलते? जरा सोचिए, जल ही तो जीवन है। तो जंतुओं को भी क्या चाहिए? जल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अब जंतुओं को जो जल चाहिए, कौन सा जल चाहिए? लवणीय जल चाहिए कि अलवणीय जल चाहिए? सोचिए, जल भी दो प्रकार का। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। और आप जो पानी पीते हैं वो कैसा होता है? साफ बोलते हैं उसको हम, स्वच्छ बोलते हैं। अलवणीय जल बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जंतु हो गए। किसके आधार पर? जल की गुण के आधार पर। अगर हम जल का गुण देखें, जल का गुण देखें, अब सर जल का गुण यानी जल में क्या देखेंगे? सर जल में देखेंगे हम रसायन, रसायन यानी लवण देखेंगे। जल की हम क्या देखेंगे? पीएच देखेंगे। बोलिए, क्या जल का गुण नहीं होगा कि भैया जल में अगर लवण ज्यादा है, सॉल्ट्स जिनको हम बोलते हैं, लवण यानी सॉल्ट्स, सॉल्ट्स अगर ज्यादा होंगे यानी वो जल क्या कहलाएगा? लवणीय जल। जैसे समुद्री जल होता है ना। तो हमने जल की क्या देखी? गुणवत्ता देखी, हमने उसमें रसायन देखे, हमने उसका पीएच देखा, लवणता देखी हमने। कुल मिलाकर क्या देखी? लवणता देखी। जितना ज्यादा लवण उतनी ही ज्यादा पीएच, जितने कम लवण उतनी ही कम पीएच। याद रखना, लवण अगर ज्यादा होंगे, सॉल्ट्स अगर ज्यादा होंगे, नमकीन होगा पानी बहुत ज्यादा, सॉल्ट ही सॉल्ट, लवण ही लवण होंगे तो उसकी पीएच भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा मतलब इन द सेंस पीएच मतलब उसकी कम होगी, मतलब कुल मिलाकर अम्लीय होगा। ठीक है भाई, रसायन शास्त्र में नहीं जाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं। लवण जितने भर भर के होंगे उतना ही ज्यादा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। लवण कम होंगे तो वो क्षारीय होगा। सिंपल। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लवणता देखते हैं, लवणता देखते हैं तो हमें तीन प्रकार के जल दिखाई देते हैं। एक होते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल वो जो आप पानी जो जमीन से निकालते हो। ठीक है, इसमें 5% से कम लवणता होती है। सर 5% से कम लवणता का मतलब रुको अभी बता रहा हूं। दूसरे होते हैं समुद्री जल, समुद्री जल, यहां पर आपके 35% से ज्यादा क्या होती है? लवणता होती है ना। और एक होते हैं अति लवणीय लेगून, अति लवणीय लेगून, जिसमें लेगून, लेगून बोलते हैं, जिसमें 100% तक लवणता होती है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ध्यान से देखो। देखो भूमिगत जल तो आपको पता है, जो भूमि में से हम जल निकाल रहे हैं, उसमें 5% से कम लवणता। अब ये 5% से कम लवणता का मतलब, लवणता को हम कैसे देखते हैं? लवणता का मतलब क्या होता है कि 1000 जल के अणुओं में, 1000 जल के अणुओं में कितने अणु लवण के मिल रहे हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। अब मान लेते हैं 1000 जल के अणुओं में, 1000 जल के अणुओं में, या मैं बोलूंगा 1000 जल के अणुओं में 350, मान लेते हैं 350 लवण के अणु मिल रहे हैं, तो कितना प्रतिशत निकलेगा? 35%। अगर 50 लवण के अणु मिलेंगे 1000 जल के अणुओं में तो 5%, इतना तो प्रतिशत निकाल लेंगे। 1000 जल के अणुओं में 1000 लवण के अणु मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खत्म। सो इस प्रकार ये प्रतिशतता निकाली जाती है। तो बाकी आप समझ गए होंगे भूमिगत जल क्या होता है, जो भूमि में से निकलते हैं। समुद्री जल जो ओशियंस में, हमारे समुद्रों में होता है। सर ये अति लवणीय जल कौन सा होता है? अति लवणीय लेगून कौन से होते हैं? तो एक सागर है जिसका नाम है मृत सागर, जिसको हम डेड सी बोलते हैं, जिसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हम डूब नहीं पाते। इनफैक्ट हम कोई कागज का टुकड़ा भी डालते हैं तो वो कागज का टुकड़ा भीग नहीं पाता है। ठीक है, सो डेड सी, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है ना, तो यूक्रेन के पास मिलता है कौन? आपका ये डेड सी समुद्र जो है आपका, जो जिसको हम मृत सागर बोलते हैं। मृत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर कोई जीव ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई जीव मिलता ही नहीं, कोई जलीय जीव नहीं है, इसलिए हम उसको मृत सागर बोलते हैं। सो ये हमने क्या देखा है? जल के आधार पर, जल के गुण के आधार पर जल के 3 प्रकार। ठीक है, अब हम बात करें कि सर वापस से वही चीज, कई ऐसे जीव हैं जो व्यापक परास लवणता दिखाते हैं, व्यापक परास लवणता दिखाते हैं। यानी व्यापक परास लवणता का मतलब जो एक जल जिसमें 10% से लेकर मान लेते 60% लवणता मिल रही है, उसमें वो जिंदा है। यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है किसका? लवणता का। उसमें जो जीवित रह जाएंगे, व्यापक परास लवणता को जो झेल लेंगे, उन्हें अब हम क्या बोलेंगे? प्रथुता जापी नहीं, प्रथु लवणी। बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है किसका? लवण का। जैसे देखिए यहाँ पर भूमिगत जल में कितना था? 5%, समुद्र में कितना था? 35%। अब जरा सोचिए, कोई जीव जो भूमिगत जल, या मैं बोलूंगा जो नदियों में और समुद्र दोनों में रह सकता है, नदियों में भी रह सकता है, समुद्रों में भी रह सकता है, जरा सोचिए, बहुत ज्यादा लवणता के डिफरेंस को झेल रहा है, क्या कहलाएगा? प्रथु लवणी, है ना। सीधा जो कम परास लवणता को झेले उसको हम क्या बोलेंगे? सोचिए क्या बोलेंगे? तनु लवणी है, तनु लवणी। ठीक है, ठीक है, तो
तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरी हेलाइन, और इनको हम बोलते हैं स्टीनो हेलाइन। ठीक है, सो ये चीज आपने याद रखनी है। ज्यादातर प्रथु लवणी कौन से होती हैं? जो आपकी अस्थिल मछलियां होती है, अस्थिल मछलियों का मतलब जिनमें अस्थियां होती हैं। और तनु लवणी होती है आपकी उपास्थि मछली, जिनमें उपास्थियां होती हैं। उपास्थियां, ये उपास्थि है, जैसे नाक के आगे वाला भाग जो है ये उपास्थि है, और पीछे वाला भाग अस्थि होती है। ये कार्टिलेज है और ये बोन है। ठीक है, तो जिन मछलियों में कार्टिलेज मिलता है, कंकाल जो होता है वो कार्टिलेज उपास्थि से बना होता है, उनको उपास्थि मछली बोलते हैं। जिनके अंदर कंकाल अस्थियों से बना होता है उनको अस्थिल मछली बोलते हैं। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई? ये दूसरा कारक था बेटा जी हमारा जल। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रकाश की। तीसरा कारक जो है किसकी? हाथ जोड़ो जरा, सूर्य देवता को है जी। किसकी बात करने वाले हैं? प्रकाश की। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करेंगे? प्रकाश की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा जी? प्रकाश की। तीसरा कारक कौन सा हमारा? प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहला बिंदु यहां पर जो आएगा, प्रकाश का स्रोत क्या है? सर जी सूरज है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है, सूरज जो है प्रकाश का क्या है? स्रोत है। सर कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं भैया? ये प्रकाश का इस्तेमाल कौन करेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पादपों की। क्या पादप सूर्य का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं? हाँ करते हैं। क्या करने के लिए? सर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पादप। किसका? प्रकाश का। और किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पादप यूज में लेते हैं प्रकाश को, किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण। और किसी चीज में यूज में लेते हैं? ये सर लेते हैं किसके लिए? पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, पुष्प उत्पन्न करने के लिए। कई ऐसे पादप होते हैं जिनको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको कम प्रकाश चाहिए होता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता, इंग्लिश में ये वर्ड बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है, फोटो पीरियड। अब जरा सोचिए, इस वर्ड को जरा आराम से पढ़िए। पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम, और फोटो का मतलब लाइट। यानी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ज्यादा पीरियड चाहिए होता है। किसका? लाइट का। क्या करने के लिए? पुष्पन करने के लिए। कईयों को ज्यादा, कईयों को कम चाहिए होता है। क्या? टाइम। किस चीज का? लाइट का। यानी मैं एक पेड़ हूं, मेरे को दिन बड़ा चाहिए, यानी मेरे को प्रकाश ज्यादा चाहिए। क्या करने के लिए? पुष्पन, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। लंबा समय चाहिए होता है पुष्पन करने के लिए, लंबा समय चाहिए होता है दिन का। कई होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, छोटा सा समय चाहिए होता है, ज्यादा प्रकाश नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सो पादपों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए और पुष्पन करने के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सर जंतुओं में भी होते हैं, क्या हम प्रकाश को यूज में लेते हैं? मैंने कहा हाँ भाई। बताइए किसमें यूज में लेते हैं? सर जी कपड़े सुखाने के लिए। सर प्रकाश चाहिए भैया कपड़े सुखाने के लिए, प्रकाश नहीं होगा तो कपड़े कैसे सूखेंगे? हैं मजाक साइड में। क्या जंतुओं को भी प्रकाश चाहिए होता है? सोचिए, बिल्कुल जंतुओं को भी प्रकाश चाहिए होता है। सर क्या करने के लिए? ध्यान से सुनना। प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की अवधि जो होती है, प्रकाश की मात्रा और प्रकाश की अवधि जो होती है, ये अलग अलग जीवों पर असर डालती है। क्या क्या? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन की अगर तलाश करनी है तो प्रकाश में करते हैं, और कुछ भोजन की तलाश रात्रि में करते हैं। सोचिए आपसे एक सिंपल सी बात मैं पूछता हूं, आप मुझे बताइए, चिड़िया चहचहाती है कब? सुबह मॉर्निंग में उठती है, प्रकाश जब मिलता है उठती है, भोजन के लिए चली जाती है। वहीं अगर मैं बाघ या शेर या तेंदुए की बात करता हूं, दिन में इतना शिकार नहीं करते जितना रात में करते हैं। तो भोजन की तलाश जो होती है, क्या वो प्रकाश पर निर्भर करती है? जी हाँ करती है। कई ऐसे जीव होते हैं जो जिनका जनन जो होता है ना, जनन वो प्रकाश पर निर्भर करता है। जी हाँ, वो जनन करेंगे अगर प्रकाश मिलेगा, जनन नहीं करेंगे अगर प्रकाश नहीं मिलेगा। कई ऐसे जीव होते हैं जो प्रवास करते हैं। कब? जब प्रकाश पड़ता है तो प्रवास करते हैं, प्रकाश नहीं पड़ता तो प्रवास नहीं करते हैं। तो क्या प्रकाश प्रभावित कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब प्रकाश के अनुसार हमने जीवों को, ध्यान से सुनना, कितने बिंदु हो गए? 3। चौथा, प्रकाश के अनुसार जीवों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी में हमने बांट दिया है। कौन कौन सा? एक है दिनचर्या, नहीं 3 नहीं 2 श्रेणी में, 3 नहीं मेरे भाई, 2 श्रेणी में बांटा गया है। 3 गलती से हो गया, 2 श्रेणी में बांटा गया है। 2 श्रेणी में हम बांट देते हैं जीवों को। कौन कौन से बेटा? एक है दिनचर, एक हम बोलते हैं क्या? दिनचर, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायूर्नल, और एक होते हैं निशाचर। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, अरे बड़ा निशाचर टाइप का है ये, है पूरी रात भर पड़ता है, निशाचर, नॉक्चर्नल बोलते हैं। ठीक है, सो 2 प्रकार के आपके जीव होते हैं, दिनचर, निशाचर। किस आधार पर? प्रकाश के आधार पर। अब आप मुझे बताइए हम कैसे हैं? क्या हम दिन में काम करते हैं? सोचिए, दिन में ऑफिस जाते हैं, दिन में खाना वाना खाते हैं, सारा काम मेजर हमारा कब होता है? दिन में होता है कि नहीं होता? लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनका काम ही रात को स्टार्ट होता है, जैसे कॉकरोच, तिलचट्टा। सोचिए, आपका तेंदुआ, बाघ, आप बोलिए सर हमने तो ज्यादातर देखा है बाघ तेंदुए तो दिन में शिकार करते हैं, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हो तो दिन में इतना नहीं होता। होता है, मना नहीं कर रहा, होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में भोजन की तलाश वो कब करते हैं? रात में करते हैं, निशाचर कहलाते हैं। ठीक है, सो ये प्रकाश के अनुसार हमने जीवों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। सिंपल सी बात बताइए, ये खत्म हो गया। तीसरा हमारा क्या कारक? अजैविक कारक। कौन सा? प्रकाश। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर हमारा चौथा कारक है मृदा। चौथा कारक किसकी बात करने वाले? मृदा की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? मृदा। अब देखिए, मृदा जो होती है, ये मिट्टी मेरी माँ है, ये मिट्टी मेरी माँ है, बोलते हैं ना मृदा। अब मिट्टी जो होती है हर जगह की सेम होती है क्या? जरा सोचिए, आपने कई बार देखा होगा, लाल रंग की मिट्टी देखी है? नहीं देखी होगी। पीली? नहीं।
भूरी देखी होगी, काली देखी होगी, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, मिट्टी होती है। तो गुण मृदा का गुण अगर मैं देखूं, उसकी प्रकृति अगर मैं देखूं, तो वो अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की क्या मिलती है? मृदा मिलती है। आपने रेत देखी, बालू देखा, गाद देखी है, क्ले देखा है, सिल्ट देखी है, पत्थर, बजरी, कंकड़, ये सारे क्या है? ये मृदा है। सब कुछ मृदा है। सर ये मृदा बनती कैसे है? ये मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो आप सभी ने चट्टाने तो देखी होंगी। चट्टान होती है, देखिए इस तरीके से ये चट्टान है, ठीक है। इस चट्टान पर होता है अपक्षय, अपक्षय जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। अब सर ये अपक्षय क्या होता है? देखिए ताप का, जल का और वायु का जब प्रभाव पड़ता है, किस किसका? तापमान का। तापमान जरा सोचिए, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है तापमान चट्टानों पर, चट्टानों पर बहुत ज्यादा गर्म तापमान है और वायु भी चल रही है। तो जरा सोचिए चट्टान चूरे में बदलेगी? बदलेगी। या बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश टकरा रही है चट्टान से, हवा भी चल रही है, ये तो ये चट्टान बुरादे में, चूरे में बदलेगी और वही चूरा जो होएगा क्या कहलाएगा? मृदा कहलाएगा। ठीक है। सो चट्टानों के अपक्षय से क्या होती है? मृदा का निर्माण होता है। याद रखना, चट्टानों के अपक्षय से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। याद रखना, ये दो हमने पॉइंट देखे क्या, कि हर मृदा का गुण और प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग जगह की मृदा अलग अलग होती है। कैसे बनती है? चट्टानों के अपक्षय से बनती है। ठीक है। अब बात आ रही है, जब मृदा अलग अलग होगी हर जगह की, तो मृदा का कार्य क्या होता है? जल को धारण करना। जल धारण क्षमता होती है कि नहीं होती है? किसकी? मृदा की। मृदा में जल होता है नहीं होता? मृदा जल को धारण कर लेती है, नहीं कर लेती है ना? तो जल धारण क्षमता को इंग्लिश में बोला जाता है परकोलेशन। इंग्लिश में बोलते हैं परकोलेशन, हिंदी में बोलते हैं जल धारण क्षमता। सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या ये जल धारण क्षमता क्या किस पर निर्भर करेगी? क्या मृदा के संगठक जो होंगे, मृदा के संगठक जो होंगे, मृदा के संगठक यानी मृदा में जो भी चीजें मिल रही हैं, लवण मिल रहे हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं, मृदा के जो कण मिलेंगे, कणों के आकार पर सोचिए। क्या आपने रेत देखी है? रेत, हाँ सर देखिए, रेगिस्तान में रेत होती, क्या है? मृदा है। आपने बजरी देखी है? बजरी, जब घर का निर्माण होता है तो बजरी की आवश्यकता होती है, देखिए थोड़े से मोटे होते हैं उसके दाने है? आपने पत्थर देखे हैं? हाँ बड़े होते हैं, वो भी मृदा है। जी हाँ। तो पत्थर, क्ले देखिए, क्ले देखिए, बचपन में खेले हो कभी क्ले से? मेरे घर में क्या होता था, शीशे लगते थे ना जब शीशे, तो उन शीशों को लगाने के लिए वहां पर एक येलो कलर की क्ले लगा देते थे। आप देखिएगा अगर क्ले कभी मिले तो, आजकल तो बच्चे खेलते हैं क्ले से। वो भी क्या है? मृदा है। तो मृदा के कण बहुत बारीक भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सब कुछ मृदा ही तो है। तो कणों का आकार, मृदा के संगठक, मृदा में कौन कौन सी चीजें मिल रही है, लवण कौन से मिल रहे हैं, है ना? और उसका पीएच, ये तीन ऐसे कारक हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि भैया जल धारण क्षमता जो होगी ना किसकी? मृदा की, वो ज्यादा है कि कम है। ठीक है। तो मृदा में हमने मामूली सी ये तीन चीजें देखी, तीन चीजें देखी कि मृदा का गुण, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपक्षय से होता है, मृदा की जल धारण क्षमता जो होती है इन तीन कारकों पर निर्भर होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पर, और अब हम बात करने वाले हैं अजैवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया। अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया की बात करने वाले हैं। सर अब ये अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया का मतलब क्या है? देखिएगा, मुझे जब ज्यादा गर्मी मिली, क्या मिली? ज्यादा गर्मी मिली, तो क्या मेरे शरीर में बदलाव आया? क्या मैंने कोई क्रिया दर्शाई? इमेजिन करें, दर्शाई कि नहीं दर्शाई, है ना? जब मुझे ज्यादा ठंड मिली तो क्या मैंने कोई क्रिया दर्शाई? हाँ। तो कुल मिलाकर शरीर पर जब बाहरी अजैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है, क्या बोला? शरीर पर बाहरी कारकों का जब प्रभाव पड़ता है तो शरीर बदले में क्या दर्शाता है? क्रिया दर्शाता है। क्या? वातावरण में जब बदलाव आता है, वातावरण में बदलाव होगा। जरा सोचिए, अभी मेरे वातावरण में नॉर्मल था, एकदम से गर्मी हो गई, क्या आ गया? वातावरण में बदलाव। ठंडक हो गई, क्या आ गया? वातावरण में बदलाव। बारिश आ गई, क्या आ गया? वातावरण में बदलाव। तो वातावरण में जब बदलाव आता है, यानी अजैविक कारकों में जब बदलाव आता है, तो उसके प्रति एक सजीव उसके प्रति क्या करता है? कोई क्रिया संपन्न करता है, अपने शरीर में बदलाव लाता है। एक सजीव के आंतरिक वातावरण में, क्या आता है? बदलाव आता है, कोई क्रिया संपन्न करता है एक सजीव, वही है ये टॉपिक अजैविकीय कारकों के प्रति अनुक्रिया। ठीक है। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, कि यहां पर हम समझने वाले हैं कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक वर्ड है जिसका नाम है समस्थापन, होमियोस्टेसिस। क्या होता है सर? ये बहुत सीधा मेरे शरीर के बाहर तापमान जो था बहुत गर्म हो गया, उसका प्रभाव मेरे पर पड़ा। मेरे शरीर के बाहर वातावरण में बदलाव हुआ, मेरे शरीर को क्या मिला? गर्म तापमान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गर्मी मिल रही है।
बहुत ज्यादा गर्मी मिल रही है, यानी वातावरण में बदलाव हो गया। जी हाँ, हो गया। तो बदले में मैंने क्या किया? क्या बदले में सजीव, बदले में मैंने मेरे शरीर के वातावरण में, मेरे शरीर के अंदर कुछ क्रिया संपन्न होगी? हाँ होगी। एक सजीव क्या करेगा? एक सजीव जो है वो क्या करेगा? क्या वो सजीव अपने आंतरिक वातावरण में, आंतरिक वातावरण में, है ना, बदलाव लाएगा? हाँ लाएगा। आंतरिक क्रिया संपन्न करेगा, शरीर में चेंज लाएगा। सिंपल बोलो, शरीर में बदलाव लाएगा। शरीर में बदलाव लाएगा, बिल्कुल लाएगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा भाई, लाना पड़ेगा ना। अब क्या बदलाव लाया? अब ये बदलाव जो होता है, शरीर में जो बदलाव होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समस्थापन। कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। भारी तापमान जो था अगर ज्यादा मिल रहा है या भारी तापमान कम मिल रहा है तो उसके हिसाब से शरीर के तापमान में चेंज आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? समस्थापन। अब ये लाएगा कैसे? कैसे लाएगा? तो दो तरीके हैं शरीर में बदलाव लाने के, एक है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। दो तरीके से बदलाव लाए जाएंगे, एक तो प्राकृतिक रूप से लाएगा और एक कृत्रिम रूप से। जैसे एसी चला लिया, सोचिए गर्मी मिल रही थी, तापमान नियंत्रित करना अपने शरीर का, शरीर में बदलाव लाना है, कृत्रिम रूप से क्या किया? एसी चला लिया। कूलर चला लिया, अरे भैया बहुत गरीब है, पंखा चला लिया, अरे भैया गीला कपड़ा डाल के अपने ऊपर डाल लिया। कृत्रिम रूप से अपने शरीर के अंदर बदलाव लाया, नहीं लाया? अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट किया, नहीं किया? किया ना। तो कृत्रिम रूप से कर सकते। सर प्राकृतिक रूप से शरीर कैसे करेगा? जरा सोचिए, गर्मियों में पसीना आता है, हाँ आता है। सोचिए पसीना आ रहा है, गर्मी मिल रही है, पसीना आ रहा है, पसीने से जो शर्ट जो है वो भीग गई है। अब जरा सोचिए, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूं, इमेजिन करना, फील करना, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। आपके बहुत ज्यादा गर्मी आपको मिल रही है, आपके पसीना छूट रहा है, पसीने से तरबतर हो गए हैं, कपड़े गीले हो गए, और फिर आप जब चल रहे हैं, भाग रहे हैं, या हवा का झोंका लगा आपको ठंडक फील होगी या नहीं होगी? होगी ना। शरीर का तापमान वापस से नॉर्मल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो प्राकृतिक तरीके से शरीर, प्राकृतिक रूप से भी शरीर में बदलाव आएगा और कृत्रिम रूप से भी शरीर में बदलाव आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा जरा, ये जो एक ग्राफ हमारी बुक में दे रखा था यहाँ पर, ठीक है, कि तापमान के अनुसार, बदलते तापमान के अनुसार तीन प्रकार के जीव यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो बताया हुआ है वो है नियामक। सबसे पहला नियामक, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। सबसे पहला कौन है? नियामक, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। ठीक है सर, इसके पहले उदाहरण बता दीजिए। देखिए, जो स्तनधारी जो होते हैं, जो पक्षी जो होते हैं, स्तनधारी या पक्षी, मैं ये ग्राफ भी बताऊंगा, देखिएगा इस ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये है नियामक, ये लाल रंग का जो है ये है नियामक, ठीक है, और हरे रंग के हैं संगरूपी। ये जो ग्राफ में हरा रंग जो जा रहा है, रेखा जो जा रही है, संगरूपी को बता रहा है, और नीले रंग का जो है वो है आंशिक नियामक। इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो तीन प्रकार के यहाँ पर जीव समझा रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नियामक, रेगुलेटर। देखिए, बाह्य स्तर का मतलब बाहरी वातावरण में बदलाव हो रहा है, यानी तापमान में बदलाव हो रहा है। और नियामक का आंतरिक वातावरण, यानी आंतरिक तापमान, यानी शरीर का तापमान। इमेजिन करना, बाहर तापमान में बदल रहा है, बाहर तापमान बदल रहा है, शरीर का तापमान कांस्टेंट है या नहीं है? यानी बाहर अगर तापमान बदलता जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक शरीर अपने तापमान में बदलाव लाएगा कुछ इस तरीके से कि वो अपने तापमान को नियंत्रित करेगा। क्या बोला मैंने? क्या कि ऐसे जीव जो बदलते तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे शरीर का तापमान जो है, मानव के शरीर का तापमान जो है वो कितना है? 37 डिग्री है ना। अब जरा सोचिए, बाहर गर्मी हुई, गर्मी का प्रभाव पड़ा, मेरे शरीर का तापमान बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा शरीर। या तो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से कितना बनाए रख रहा है? 37 बनाए रख रहा है। 38 मिला, 37 बनाए रखा, 39 मिला, 37 बनाए रखा, 40 मिला, 37 बनाए रखा। यानी तापमान जो है वो कांस्टेंट है, रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसे जीव जो बदलते तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नियामक। बताइए, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिंपल सा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब आते हैं संगरूपी। दूसरे कौन से हैं? संगरूपी, कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनना। मान लो मैं हूं एक संगरूपी, ठीक है, मेरे शरीर का तापमान जो है, मान लेते हैं ये संगरूपी कौन से होते हैं? मुख्य रूप से आपके जो जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, ठीक है, मछलियां जो होती हैं संगरूपी होती हैं। वो भी कौन सी? जो उपास्थल मछलियां जो होती हैं, उपास्थल। ठीक है, मान लें एक उपास्थल मछली है जिसके शरीर का तापमान है 23 डिग्री। ठीक है, अब मान लेते हैं तापमान बढ़ा, अभी तक 23 मिल रहा था, ठीक है, ये आंतरिक तापमान है, शरीर का तापमान था इतना, है ना, और बाह्य तापमान जो था, बाहरी तापमान जो था वो कितना मिल रहा था? 23। बाहर 23 है, शरीर का तापमान भी 23, बढ़िया काम चल रहा है। ओके, अब तापमान बढ़ा, 24, 25, 26, 27, 28, तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या कम हो जाए? अब जरा सोचिए, ऐसी परिस्थिति में ये कौन से जीव थे जो अपने शरीर का तापमान क्या करते? नियंत्रित करते। अगर मैं इनको बोलता कि भाई मान लो स्तनधारी जो है, इनके शरीर का तापमान कितना है? 37, और बाहरी तापमान भी कितना है? 37। अगर ये 38 होता, 39 होता, 40 हो जाता, 41 हो जाता, तो भी शरीर का तापमान कितना रहता? 37 ही रहता। यानी बदलते तापमान के अनुसार शरीर का तापमान उतना ही रहे, तो उनको हमने क्या बोला? नियामक। लेकिन वो
जब बाहरी तापमान बढ़ेगा तो शरीर का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और वो बदलते तापमान के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। क्या बोला? बदलते तापमान के अनुसार, बदलते तापमान के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? समरूपी बोलते हैं। कि 23 मिल रहा था, 23 में बढ़िया काम हो गया, 24 हो गया तो 24 अपने शरीर का तापमान मिल रहा है, भाई भारी तापमान 24 हुआ तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा, शरीर का भी 24 हो गया, बढ़िया काम चल रहा है। 25 हुआ, 25 इनका हो गया, शरीर का तापमान, इसमें भी काम चल रहा है। यानी जैसे जैसे तापमान में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे शरीर के तापमान में बदलाव आ रहा है और ये बदलते हुए तापमान के अनुसार खुद को बदल रहे हैं। सोचिए कितने जबरदस्त हैं ऐसे जीव, कि तापमान बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ उसके अनुसार ढल रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? समरूपी बोलते हैं। समरूपी, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, क्लियर है। आंशिक नियामक, आंशिक नियामक यानी जो कुछ समय तक तो झेलते हैं उसके बाद कांस्टेंट रख लेते हैं। समझ में आया कि भैया मैंने बोला कि कहीं ना कहीं एक ऐसा जीव जिसका तापमान था 34 शरीर का और बाहरी तापमान जो था कितना था? 34, ठीक है। तापमान बढ़ा 35, 36, 37, 38, ठीक है। तो इनका भी बढ़ रहा है 35, 36, 37, 38, ठीक है। इतने तक तो इन्होंने अपने आप को कैसे दर्शाया? संगरूपी की तरह। यहां तक तो इन्होंने अपने आप को कैसे दर्शाया? संगरूपी की तरह। देखिए जैसे संगरूपी बढ़ रहा था तापमान, हाँ बढ़ रहा था और अपने आप को ढाल रहे थे। लेकिन अब इसके बाद 39, 40, 41, 42 अगर तापमान बढ़ रहा है तब ये 38 ही रख पा रहे हैं। इससे ज्यादा इनके शरीर में बदलाव नहीं आ पाएगा। अब ये अपने शरीर का तापमान क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? आंशिक नियामक बोलेंगे। ज्यादातर ये आपकी कौन सी? अस्थिल मछलियां होती है। ये कौन सी? उपास्थल मछलियां। ये कौन सी? आपकी अस्थिल मछलियां। और नियामक कौन होता है? आपके स्तनधारी और पक्षी। बोलिए, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, याद रखनी है ये सारी की सारी चीजें, ये सब कुछ आपने भूलना नहीं है, ठीक है। सो ये थी बात बेटा जी आपके कुल मिलाकर अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया की, और आज हमने इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको ये लेक्चर बोरिंग तो नहीं लगा होगा, और जिनको लगा है तो बेटा जी देखो कोशिश तो हमने पूरी करी आपको एक एक चीज समझाने की, भागे हम है नहीं, एक एक तरीके से एक एक चीज को समझा है, ठीक है। सो अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? हैकल, ओडम, रामदेव मिश्रा, सुमनर। जल्दी से आंसर लगाएं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? हैकल, ओडम, रामदेव मिश्रा या सुमनर? दूसरा प्रश्न, अलग अलग समष्टि मिलकर बनाती हैं, अलग अलग समष्टि मिलकर बनाती हैं बायोम, जैवमंडल, व्यष्टि, समुदाय। समष्टि, अलग अलग समष्टि की बात कर रहे हैं, अलग अलग जाति के जीवों। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर मध्य रेखा से 20 डिग्री से 40 डिग्री पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? 20 डिग्री से 40 डिग्री पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? 20 डिग्री से 40 डिग्री पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, ध्रुवीय। 20 से 40। आज का आखिरी प्रश्न, वे जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तापमान के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रथुता जापी, प्रथुता जपी, तनुतापी, दोनों या कोई नहीं, या प्रथुतापी भी बोल देते हैं सिंपल। प्रथुता तापी, प्रथुजा तापी, प्रथुता जपी, बात वही है जो प्रथुतापी, तनुतापी, इनका आपको सोचना है क्या होंगे। चलिए जी, समय हुआ समाप्त बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न जो था हमारा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, ठीक है। दूसरा, अलग अलग समष्टि मिलकर क्या बनाती है? अलग अलग समष्टि मिलकर क्या बनाती है? समुदाय बनाती है। व्यष्टि मिलकर समष्टि, समष्टियां मिलकर समुदाय। पृथ्वी पर मध्य रेखा से 20 डिग्री से 40 डिग्री क्या मिलता है? 0 से 20 डिग्री उष्णकटिबंधीय, 20 से 40 डिग्री उपोष्ण क्षेत्र, 40 से 60 शीतोष्ण और फिर ध्रुवीय। आखिरी, वे जीव जो तापमान के व्यापक परास को झेल सके, प्रथुता जापी या प्रथुतापी या प्रथुजा तापी, ठीक है। सो ये थे हमारे 4 प्रश्न, सिंपल सा था, ज्यादा कुछ था नहीं इस आज के लेक्चर, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि जहां से प्रश्न आने की संभावना होगी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अनुकूलन, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।